Hello everyone. So today we are taking calculation of closing stock. जैसे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आप लोगों ने कॉमन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लिया, राइट। जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट कॉमन एक्सपेंसेस अमंग द डिपार्टमेंट्स। अब ये जो बेसिक प्रॉब्लम है कि हमने एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया, इसी का ही इनडायरेक्ट वर्जन क्या है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करना है। लाइक सी बेसिक प्रॉब्लम में हमें एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए, देन वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नाउ इन द सिंपल प्रॉब्लम व्हाट इज द पर्पस सर्व्ड बाय दीज अकाउंट्स। जब आप ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हो तो आपको इसको बनाने का एम क्या है, क्यों बना रही हो, क्या आंसर आएगा। वी ऑल नो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सॉल्व करना होता है। ये हो जाती है डायरेक्ट प्रॉब्लम। बट अगर किसी क्वेश्चन में यू आर गिवन ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट तुम्हें दे दिया, इसका मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आपको कुछ और वैल्यू सॉल्व करनी है। मे बी आपको परचेजेस सॉल्व करने हैं, मे बी आपको क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करने हैं। तो प्रॉब्लम वही है, एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। बट अब जो एम है वो डिफरेंट हो गया। एम प्रॉफिट निकालना नहीं, एम उसकी जगह कुछ और सॉल्व करना है। सो सेम प्रॉब्लम बट इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट। तो अब ये एक तरह से इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। कविता ओन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर, ओके, विद 4 डिपार्टमेंट्स। देखो, आप वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, आपको हमेशा क्वेश्चन जो है ना उसका फाइन प्रिंट पढ़ना है, शुरू से रीड करना है। अब जो इसको शुरू से रीड नहीं करेंगे वो यहीं से पढ़ेंगे तो दे विल थिंक कि यहाँ तो 2 डिपार्टमेंट है, चलो दोनों में बांट दो, है ना। बट गलती हो जाएगी। सो आपके पास है 4 डिपार्टमेंट्स, गिवन इज द इंफॉर्मेशन ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स। 2 डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। अगेन सी, इफ यू डू नॉट रीड दिस, आप ये रीड नहीं करोगे, आप गलती करोगे। यहाँ आपको इंफॉर्मेशन 6 मंथ्स की दी है। नॉर्मली हमारे एनुअल अकाउंट्स होते हैं बट इस बार हम 6 मंथ्स के अकाउंट्स बनाएंगे। ओके, लेट अस सी ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब गिवन है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं वो हैं 4 डिपार्टमेंट्स के 24,000। नाउ दीज आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। आप इसे टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो आपको इसे सेल्स की रेशियो में बांटना है, एक्सेप्ट 1/4। एक्सेप्ट मतलब छोड़ दो, 1/4 पार्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ आपको सेल्स की रेशियो में बांटना है। तो इस 1/4 को क्या करें, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सो कैन यू मेक दिस सेंस। योर एक्सपेंसेस आर 24,000। इट सेज 1/4 ऑफ दिस कितना होगा, 1/4 ऑफ दिस 6,000 है ना, 1/4 ऑफ 24। इसे तो आप इक्वली बांट दो, बाकी आपको जो बच गया बाकी कितना होगा, यू कैन टेक द प्रोपोर्शन ऑल्सो। इफ 1/4 यहाँ है तो दूसरा बाकी कितना बचा, 3/4, और अमाउंट आ गया 18,000। उसको सेल्स की रेशियो में बांटना है। नाउ सी सेल्स क्या है, सेल्स है आपके पास 2,05,000, 2,25,000। सो इफ वी टेक दिस रेशियो, हम इनकी रेशियो ले लेते हैं, तो क्या ये ठीक होगा, नहीं। रीजन भी, दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द होल बिजनेस, दिस इज द एक्सपेंस, ये चारों डिपार्टमेंट्स का है। आपके पास ये 2 डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन है तो 3rd 4th की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो वी आर गिवन सेल ऑफ रिमेनिंग 2 डिपार्टमेंट्स, बाकी 2 की दे रखी है इंफॉर्मेशन, तो कंबाइंड है, वी आर नॉट बॉर्डर, हमें क्या फर्क पड़ता है ना, हमें इंडिविजुअली उनके अकाउंट बनाने ही नहीं है, हमें तो रेशियो के लिए चाहिए था। अब इसे सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई किया, ओके, 5 से डिवाइड कर दिया, 45 एंड 94, ओके। सो थोड़ी आपकी वियर्ड सी रेशियो है, वो जो नॉर्मल हम 3:2, 2:1 वो नहीं है। तो रेशियो कैसे लेते हैं, प्रोपोर्शन में उसको टोटल करके लिख देते हैं। सो 180, ओके। सो नाउ ये जो एक्सपेंस है दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, तो इसका 18,000 इंटू 40/180 इंटू 45/180 इंटू 94/180, तो ये यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ईजी हो जाएगा। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है बिना एक्सपेंसेस को कंसिडर किए, विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इज 25% एंड 30% ऑफ सेल्स। सेल्स का प्रॉफिट का रेट दे रखा है तो वेरी गुड, आप सीधे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। बट यहाँ जो ये लाइन दे रखी है विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डज इट हैव एनी मीनिंग? Just think it over. Meanwhile, I'll explain the remaining question. Then we'll come to this. Fixed assets of the business are 1,50,000 subject to 10% per annum depreciation. Again, you see those who are not reading it right from the beginning, they will take 15,000. वो सीधा इसका 10% 15,000 depreciation लेंगे, but हमें depreciation कितना लेना है? 10% for 6 months, because हमारा 6 months का account बन रहा है. Now prepare trading and P&L account. Also calculate closing stock. So you have to work for 2 departments और closing stock calculate करना है. तो ये आपकी प्रॉब्लम से indirect कह सकते हैं, बट कुछ चेंज नहीं है. आप ये सोचो कि एक नया क्वेश्चन आ गया, आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? नया कुछ नहीं है, वही ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, बट हमारा एम बदल गया है. पहले हम बना रहे थे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, नाउ वी आर मेकिंग इट टू फाइंड आउट दी क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग में आता है, और फिर P&L से नेट प्रॉफिट. ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वी शुड मेक प्रॉपर वर्किंग नोट. तो नंबर 1 आप बनाएंगे वर्किंग नोट, कॉमन एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ व्हाट आर द कॉलम्स हियर, डू यू रिमेंबर? सो सबसे पहले आप लिखो व्हाट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सपेंस. ओके, नाउ हाउ मच अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट वी विल राइट. कितना अमाउंट बांटना है, किस बेसिस पे बांटना है, दैट बेसिस जो है वो आपको एक रेशो देता है कि इस रेशो में बढ़ेगा. सो इस रेशो में आप इसे क्लोथिंग डिपार्टमेंट और रेडीमेड गारमेंट्स डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. वी वोंट राइट रिमेनिंग 2 डिपार्टमेंट्स बिकॉज वो हमें नहीं चाहिए. ओके, फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट इज 24,000. अब क्या हमने करना है, हमें क्लियरली समझ में आ गया है. 1/4 पार्ट, 1/4 अमाउंट दैट इज 6,000, उसे किस बेसिस पे बांटना है, एज इज गिवन इक्वल. रेशो हो गई 1:1:1:1. नाउ रेशो कम नहीं लिखनी है कि 2 डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं तो रेशो 2 की लिख दे 1:1. उसमें क्या करोगे आप 1:1 करोगे तो वो हमारा माइंड हमें हाफ हाफ करवा देगा, वो गलत है ना, बिकॉज ये 4 डिपार्टमेंट्स में बढ़ते हैं. तो 6,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करो 4 डिपार्टमेंट्स में, तो ईच वन विल गेट 1/4. सो वी आर वर्किंग फॉर दीज 2, बाकी छोड़ दो. सो 1,500 आ गया क्लोथिंग डिपार्टमेंट का, 1,500 आ गया गारमेंट्स डिपार्टमेंट का. नाउ बैलेंस, बिकॉज एक्सपेंस तो सारा बांटना है, इसे किस रेशो में बांटना है, सेल्स. रेशो है 41:45:94. बेस हो गया 180. सो 18,000 इंटू 41/180 आ गया 4,100, ठीक है ना. और 45/180 करेंगे तो 4,500. सो आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होके 5,600 आएगा क्लोथिंग डिपार्टमेंट का शेयर, 6,000 आएगा गारमेंट्स डिपार्टमेंट का शेयर. सेकेंड है डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन अमाउंट वी हैव कैलकुलेटेड 7,500. इसे कैसे बांटना है, इन द रेशो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो बेस हो गया फिक्स्ड एसेट्स, रेशो हो गई 2:1:1. वी विल कंसिडर दीज 2. ओके, सो टोटल हो गया 6, 2/6 एंड 2/6. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ हमारे सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए. कभी भी रेशो अधूरी नहीं लिखनी है, आप सिर्फ 2:2 लिख दोगे ना, ये तो 4 है, ये नहीं हमें चाहिए, इसको काट दो, तो आपका माइंड क्या करेगा, आपको 2:2 को वो सॉल्व कर देगा 1:1 और इक्वल बांट दो, बट वो गलत है. तो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको कंसिडर करना है. ये अलग बात है दैट वी आर कैलकुलेटिंग ओनली फॉर 2 डिपार्टमेंट्स. ठीक है, पहला वर्किंग नोट बन गया. अब दूसरा क्या है, यही क्लोथिंग डिपार्टमेंट और गारमेंट्स डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग. सो ग्रॉस प्रॉफिट जो दे रखा है, इट इज़ 25% ऑफ सेल्स एंड 30% ऑफ सेल्स. तो सेल्स कितनी दे रखी हैं, 2,05,000 फॉर क्लोथिंग डिपार्टमेंट एंड 2,25,000 फॉर गारमेंट्स डिपार्टमेंट, है ना.
तो कितना आ गया 67,500 और ये आ गया आपका 1/4, इट इज़ 51,250। नाउ इज दिस करेक्ट? क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हो? सो हमें वी नीड टू रीड एवरीथिंग। इट वाज नॉट सेइंग कि ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, इसमें एक एडिशनल लाइन ऐड की हुई है विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कंसिडर करो, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बिना बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट का फिगर है ये करेक्ट नहीं है। यू विल सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपके पास इसका करेक्टेड प्रॉफिट आएगा। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इट इज 20,500, ठीक है ना। तो ये जो आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए था ये होगा 36,250 आपका करेक्टेड अमाउंट। तो इतना आसान नहीं होगा कि हमें जो चीज़ दी हुई है एज इट इज़ उसको अप्लाई कर दो और आप लिखते चले जाओ, जैसे पहले हमारी हैबिट होती है ना, दैट वी टेक अप ईच एंड एवरीथिंग, और जो हमने सिस्टमेटिकली आप कह लो या आप रट्टे से जो स्टेप्स फॉलो करते हो बस वो लिखते जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जो कहा है उसको रीड करो, यू नीड टू रीड द अमाउंट्स, ओके। जो इन्फॉर्मेशन है सबको इकट्ठे एब्जॉर्ब करके लिखना है। तो सिर्फ ये कह दो कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सॉल्व करके लिख दिया, इट माइट नॉट गिव यू द करेक्ट अमाउंट। यू नीड टू रीड फाइन प्रिंट, जो इसके साथ में इफ एंड बट्स है ना वो सारे पढ़ने हैं आपको, ओके। नाउ वी कैन वर्क विद द trading and P&L account. So in the books of Kavita, we will prepare trading and profit and loss account for the period from 1st April to 30th September 2020. Okay. Now when we prepare departmental trading and P&L account, we make the columns for each of the departments and one for the total. बट इस क्वेश्चन में हम टोटल का कॉलम नहीं बनाएंगे। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न? क्या रीज़न होगा कि हम नहीं बना रहे उसको? वन रीज़न इज दैट बिजनेस हैज़ 4 डिपार्टमेंट्स एंड वी आर टू प्रिपेयर वर्क फॉर ओनली 2 डिपार्टमेंट, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ राइटिंग द टोटल्स, क्योंकि ये टोटल बिजनेस का है ही नहीं, ठीक है ना। सो इफ़ यू आर गिवन ऑल डिपार्टमेंट देन यू कैन मेक अ टोटल कॉलम। और दूसरा क्या है, हम अलग से एक कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट भी बना सकते हैं टोटल करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे लिखें। एनीवे, अब यू जस्ट रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, शुरू से दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक लिखो, परचेजेस लिखो, सेल्स विल कम हियर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम हियर, है ना। आपको पता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, आप सारी इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। परचेजेस 1,10,000, 1,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,05,000, 2,25,000, सेल्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके, ये तो सेल्स थी ना। तो यही होता है जब आप बिना पढ़े फटाफट अमाउंट्स लिखते जाते हो ना तो गलतियाँ होती हैं, ठीक है। सेल्स आर 2,05,000, 2,25,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 15,000, 20,500। तो अब क्या बच गया इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब बिकॉज आपका ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, कहाँ आपने सॉल्व किया है? वर्किंग नोट सेकेंड, ये रहा, ठीक है ना। यहाँ भी नंबर 2 डाल दो, सो दैट योर एग्जामिनर नोज कि ये नंबर 2 वर्किंग नोट से ये 2 रिजल्ट आए थे, यहाँ आ गए 36,250 एंड 47,000। अब इसमें तुमने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, सो व्हेन यू बैलेंस दिस योर बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी क्लोजिंग स्टॉक। सो आप बुक्स में देखोगे फॉर्मूले लगाए हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक की इक्वेशन बना रखी है, देयर इज़ नो नीड। आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट किस लिए बना रहे हो? उसमें कोई तो एक फिगर कैलकुलेट करोगे ना। सो आप टोटल करो दोनों साइड का, सो 2,31,250, सो आ गया तुम्हारा 26,250, ठीक है। यहाँ टोटल किया, इट इज़ 2,32,500,
सो 7500 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। नाउ कम टू द come to this here. Okay, so next part is gross profit is calculated. We bring it forward to P&L account and then we prepare P&L account to find out net profit. So क्या लिखने हैं? You have to write indirect expenses given to you and depreciation, and you have done it in the working note number 1. Working note number 1. So just pick up the amounts. 5600, 6000, 2500, 2500. So now you can calculate departmental profit which will be shifted to general P&L account. कितना आ जाएगा? 28,500. No, it is 28,000, 36,250. Sorry, 36,250. So 150 है ना, and herein it is 47,000, 38,500. So we have calculated the net profit. So it's a simple problem of common expense distribution. वही काम किया है जो पहले कर रहे थे, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया कि अब आपने इसमें जो कैलकुलेशन है उसका एम आपका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट आ सकते हैं। जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट का एक रेट दे रखा है। योर क्वेश्चन में से दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट फॉर से क्लोथिंग डिपार्टमेंट। अब क्या करोगे? ये कॉस्ट का है बट आपके पास तो सेल है ना। So what we will do? We will convert it. Ratios and proportions can easily be converted. बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप बेस मान के चलो कि बेस क्या है। 100 के बेस से कैलकुलेशन करते हैं। अब 25% कॉस्ट का है तो कॉस्ट हो गया 100, प्रॉफिट हो गया 25, तो सेल कितनी हो जाएगी? 100 का कॉस्ट है, 25 प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, यही है ना 25% ऑन कॉस्ट, तो सेल हो गई 125। इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जो कि हमें चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट ऑन सेल। जो बोल रहे हो वही लिख रहे हो। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। सो द प्रोपोर्शन इज 25/125। तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है बट उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। अनदर कैन बी दैट यू आर गिवन ग्रॉस प्रॉफिट बट योर क्वेश्चन सेज कि आपने 1/3 सेल जो की है इट इज ऑन नॉर्मल रेट 25% ऑन सेल्स, और बाकी जो है ना यू आर एबल टू सेल इट एट सम से प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल। तो आपके पास दो रेट है, तो आपकी सेल का कुछ पोर्शन 1/3 अमाउंट जो है वो 25% पे किया, बाकी आपने 30% प्रॉफिट पे किया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होगा? आपकी 1/3 सेल होगी, 2,05,000 टोटल सेल थी, तो इसका 1/3 कंपोनेंट जो है इस पर प्रॉफिट होगा 25%, है ना। और रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग इसका 1/3 अगर यहाँ है तो रिमेनिंग का मतलब हो गया 2/3, उस पर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 30%, तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट्स। एक और ट्विस्ट हो सकता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट ही है बट लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कैलकुलेशन करनी है वो हो जाएगी। अच्छा, अनदर ट्विस्ट कैन बी, जैसे आपने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर लिया, कुछ सेल पे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर लिया, कुछ पे अलग रेट ले लिया, ऐसे वो ये भी कह सकते हैं कि आपने कुछ सेल जो है उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया। मान लो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है इट इज़ 25% ऑन नॉर्मल सेल्स, हाउएवर some sale was made at special discount। आपने कुछ कोई स्कीम चलाई होगी, आपने कुछ सेल को डिस्काउंट पे किया, तो उसमें मान लो आपको कहा है कि कुछ सेल ऐसी थी, सपोज नॉर्मल सेलिंग प्राइस था आपका
30,000 but you gave some additional discount and you got the sale value of say only 20,000, है ना। अब क्या करेंगे, अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसका मतलब ये है कि ये जो सेल दे रखी है आपको 2,05,000, इसमें से कुछ सेल ऐसी है जिस पर आपने डिस्काउंट दिया था, तो उस पर यू आर नॉट अर्निंग 25% प्रॉफिट, योर प्रॉफिट इज़ डिफरेंट। कितना है वो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन बाकी की सेल आपने नॉर्मल प्रॉफिट पे किया है, तो बाकी की सेल का प्रॉफिट आप सीधे 25% ले सकते हो। बट किस पे 25% लें, किस पे अलग से सॉल्व करें, तो दैट यू विल हैव टू सी, है ना। सो इस तरह से कुछ ट्विस्ट दे सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, दिस वी विल सॉल्व नेक्स्ट टाइम करेंगे। दिस इज़ योर सेल, ठीक है, आपका रेट भी है 20%, तो नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम लिख देते 20% ऑफ दिस मतलब 40,000। बट ये कह रहे हैं कि कुछ आइटम्स जो है वो आपने डिस्काउंट पे सेल किए हैं। सो नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 30, लेकिन आपने एक्चुअल में उसको सेल किया 20 पे, तो आपने 10,000 कम पे सेल किया है। तो अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? सो नाउ योर प्रॉफिट इज़ नॉट गोइंग टू बी 40,000, आपका थोड़ा कम होगा। कितना होगा? जस्ट थिंक इट ओवर, ओके। we'll take up this problem next time, but meanwhile आप थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाओ कि हमने सेल की 2 लाख की, नॉर्मली 20% प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन सारी नॉर्मल सेल नहीं है, कुछ सेल कम पे है, तो इन दोनों का प्रॉफिट अलग अलग करके फिर टोटल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। सो स्टे लर्निंग, स्टे प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।